नमस्कार दोस्तों, CDS 1 2021 के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हमने कर ली। पॉलिटी के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए। आज पॉलिटी के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। 50 नंबर तक हमने कवर कर लिया था। आर्टिकल 231 जो हमारे संविधान का है वो हाईकोर्ट को कॉमन हाईकोर्ट स्थापना करने की पावर देता है पार्लियामेंट को, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। उसके बाद हमने ऑर्डिनरी बिल के बारे समझा। अब नाउ बात करते हैं 52nd क्वेश्चन से। 52nd में क्या पूछा गया है? विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज एलिमिनेटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यानी हमारे जो पार्लियामेंट के 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया उसके तहत किस चीज़ को एलिमिनेट किया गया। ना अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा होगा, ना जाने कितने बार एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है। ये हमारे सदाबहार सवालों में से एक है। ओके, एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 42nd 44th ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस अमेंडमेंट एक्ट हैं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ये तो हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी हैं, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट ना होकर के लीगल राइट है। किस आर्टिकल के तहत रखा गया ये भी याद रखिए, आर्टिकल 300A के तहत। और किस पार्ट में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत कम लोग इसे याद रख पाते हैं। याद रखिए आप पार्ट 12 में ये भी पूछा गया हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर कि राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल और किस भाग में है। ठीक है, और बाकी तीनों हमने देखा है ऑलरेडी बहुत बार फंडामेंटल राइट्स के अंदर। सो नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में पूछा गया। आपसे पूछा गया था कि किस पार्ट और किस चैप्टर में राइट टू प्रॉपर्टी को इंसर्ट किया गया है पार्ट 3 से हटा करके, यानी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा करके। तो अभी मैंने आपको बताया, आपको ये नहीं भूलना है। अभी ये आप थोड़ा नया क्वेश्चन बोल सकते हैं क्योंकि एग्जाम्स के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी पर बहुत ज़्यादा सवाल आया, लेकिन पार्ट के बारे में अभी तक नहीं पूछा गया था। तो ध्यान रखिए, पार्ट 12 और एक नया चैप्टर ऐड किया गया, चैप्टर 4, और राइट टू प्रॉपर्टी को इसी के अंदर इंसर्ट किया गया है ना। ये भी देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज 2021 का। आपसे पूछा गया है राइट टू प्रॉपर्टी की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है इंडिया के कंटेक्स्ट में। अगर हम लोग बात करें तो ये एक लीगल राइट है, तीसरे में कहा गया ये एक फंडामेंटल राइट है, और चौथे में कहा गया नाइदर फंडामेंटल नॉर लीगल। तो पहली बात तो आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि ये एक लीगल राइट है। जैसे कि मैंने भी बताया, आर्टिकल 300A के तहत पार्ट 12 में चैप्टर 4 में ये एक लीगल राइट है। स्टार्टिंग में ये फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 31, बट इसे रिमूव कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो अब ये लीगल राइट है ना। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए और बी। अब लीगल राइट है, क्या हर सिटीजन को दिया गया या केवल भारत के ही नागरिकों को दिया गया। तो अगर आप इसे ऐसे सोचें कि कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं, अगर मैं फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में बात करूं, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, तो आर्टिकल 15 हो गई, 16 हो गई, 19 हो गई, 29 और 30 हो गई। केवल यही राइट्स हैं जो भारत के नागरिकों को हैं। बाकी तो अगर आप देखें तो किसी पर्सन को भी, अदर पर्सन को भी दिए गए हैं। तो अगर आप इस तरह से सोचें तो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। हर किसी को ये लीगल राइट के रूप में प्रदान किया गया, ना कि केवल भारत के नागरिकों को। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस तरह के जनरली यूपीएससी सिविल सर्विसेज में ऐसा देखा जाता है कि दो ऑप्शन तो ईजिली एलिमिनेट होते हैं और दो में फिर आपको सोचना पड़ता है कि हाँ कौन सा करेक्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अब देखिए, इस तरह के जो सवाल हैं बहुत ज़्यादा बार स्टेट पीएससी में पूछे गए, इसलिए मैंने नहीं लिया उनको। एक ही तरह के सवाल हैं। फंडामेंटल राइट ने राइट टू प्रॉपर्टी को कब अबोलिश किया गया, तो ये तो हमें पता ही है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। सो दोस्तों, आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा कि हाँ एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को करना सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 63rd नंबर। Who among the following was the chairman of National Working for Review of the Working of Constitution। यानी हमारे संविधान की वर्किंग के रिव्यू के लिए जो नेशनल कमीशन बनाई गई थी उसके चेयरमैन कौन है। ऑप्शन है हमारे पास जस्टिस MN वेंकट चलैया, JS वर्मा, या जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, या जस्टिस YK सभरवाल। अगर इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करें जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपको लक्ष्मीकांत बुक के लास्ट के चैप्टर्स को भी इग्नोर नहीं करने हैं। मैंने देखा है बहुत सारे एस्पायरेंट्स को स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो काफ़ी जोश उत्साह के साथ अच्छे से कवर करते हैं और लास्ट के चैप्टर्स में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो अगर आप 80th नंबर का चैप्टर देखें लक्ष्मीकांत बुक में, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के वर्किंग की रिव्यू करने के लिए जो नेशनल कमीशन बनाई गई थी, ये कब सेटअप की गई? तो भारत सरकार के रेजोल्यूशन के द्वारा 2000 में सेट की गई। ये एक 11
12 मेंबर की कमीशन थी जिसे हेड किया था जस्टिस एम एन वेंकट चलैया ने। अब जस्टिस एम एन वेंकट चलैया फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं भारत के। 2 सालों के बाद इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की 2002 ईस्वी में। सो करेक्ट आंसर क्या है फिर बताइए। हमने देखा कि कौन थे चेयरमैन, फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके जस्टिस एम एन वेंकट चलैया। किस चीज़ के? नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। रिपोर्ट कब सबमिट की गई? 2002 में। बहुत ज़्यादा आप डिटेल में आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। आप सुपरफिशियली भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को नोट्स बना के चलेंगे लास्ट के चैप्टर्स के, तो आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। हालांकि एक बार किसी एग्जाम के अंदर ऑलरेडी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। अगला सवाल देखिए, एम पंची कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन हैज़ रिकमेंडेड द डिस्पोजल ऑफ अ बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव विद इन। यानी एम पंची कमीशन ने जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन पर अपनी रिकमेंडेशन दी, उसके अंदर जो बिल रिजर्व किया गया यूनियन एग्जीक्यूटिव के लिए, उसे डिस्पोजल के लिए कितना वक्त देने की मांग की, कितना वक्त देने की अनुशंसा की, रिकमेंडेशन की। 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ या 5 मंथ। देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऑलरेडी बहुत बार जो डिफरेंट कमीशंस बने थे उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन एक बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाते हैं। और खास करके कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन हो गए, जैसे राजमन्नार आयोग हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हो गई, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसके अतिरिक्त वैसे राजमन्नार आयोग पे ऑलरेडी क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विस में भी पूछा गया है। सरकारिया कमीशन से ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, कब रिकमेंड की गई से लेकर क्या क्या उनके प्रोविजंस थे, क्या क्या रिकमेंडेशंस थी। इसके अलावा अगर आगे आप देखें, इसी तरह से आप पंची कमीशन भी देख सकते हैं। पंची कमीशन, एम पंची हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनके अंतर्गत जो कमीशन बनाई गई, सेकंड कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन सेटअप की गई 2007 में। इसके तहत बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए गए, बट आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले करने होते हैं, बाकी से क्वेश्चन नहीं बनते। जैसे अगर इसमें इंपॉर्टेंट के अंदर आप देखें तो द पीरियड ऑफ 6 मंथ प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 201 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर टू एक्ट व्हेन द बिल इज रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट। यानी 6 महीने का समय दिया गया अनुच्छेद 201 के तहत। ये रिकमेंडेशन थी फॉर स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, जब कोई बिल रिटर्न किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा तो 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। ऑन असेंटिंग और विदहोल्डिंग असेंट टू अ स्टेट बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, असेंट के लिए जो बिल रखा जाएगा उसकी बात की जा रही है। इसी तरह से आप देखें तो अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा कोई बिल पास की गई है तो गवर्नर को चाहिए कि वो 6 महीने के अंदर ही उसमें एसेंट दे, या तो सहमति प्रदान करे, या फिर वो ये बताए कि वेदर इस बिल को प्रेसिडेंट के सहमति के लिए, प्रेसिडेंट के विचार के लिए रिजर्व करना है या नहीं। ये 6 महीने के वक्त की बात की जा रही है। अगर आप वैसे भी सोचते तो जनरली 6 मंथ या 3 मंथ्स ऐसे बात की जाती है, ना कि 4, 8 और 5 की। तो यहाँ से भी आप सोच सकते थे। वैसे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6 मंथ है। हमने क्लियरली देखा कि जो डिस्पोजल है बिल के लिए वो 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर, Which of the following statement with regard to creation of a new state or alteration of boundaries of state is are correct। यानी किसी नए राज्य के निर्माण से संबंधित, या फिर अगर किसी राज्य की बाउंड्री में अल्टरेशन करना है, बदलाव करना है, तो उससे संबंधित कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं, करेक्ट दिए गए हैं, ये बताना है। एंड अमेंडमेंट हैज़ टू बी मूव्ड इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी अगर किसी नए स्टेट का निर्माण करना है या बाउंड्री में बदलाव लानी है तो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। दूसरा कहा गया रेटिफिकेशन बाय 1/2 ऑफ द स्टेट इज नेसेसरी फॉर आफ्टर द अमेंडमेंट इज मेड बाय द पार्लियामेंट। यानी अगर पार्लियामेंट अमेंडमेंट ले आती है उसके बाद आधे से अधिक राज्यों की रेटिफिकेशन लेनी पड़ेगी, ये आपको कहा गया है। तीसरे कथन में कहा जा रहा है द लेजिस्लेशन कैन बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यानी जो हमारे संविधान, हमारे पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं, उन दोनों सदन में लेजिस्लेशन को पास किया जा सकता है केवल सिंपल मेजोरिटी के तहत। आपको इनमें से बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। ऑप्शन है हमारे पास 1 and 3, 2, 3 या फिर 2 and 3। आइए आर्टिकल 1, 2 और 3 को समझ लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का जिस्ट भी आर्टिकल 1, 2 और 3 से ही मिलता है।
अगर बात करें भारत संविधान के अनुच्छेद 1 की, तो अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या बात की गई है, ध्यान रखिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का एक संघ होगा। भारत क्या है, राज्यों का एक संघ होगा। तो यहाँ पे ना सवाल ये उठता है कि ये जो बात है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये क्या डेपिक्ट करता है। तो इससे दो चीज़ पता चलती है। पहले तो भारत देश के नाम की कि इंडिया है जिसे भारत कहा जाएगा, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसे लेकर के नाम को लेकर के कुछ लोगों ने हिंदी नेम सजेस्ट किया और कुछ ने इंग्लिश, तो दोनों का मिक्स रखा गया। और बात करें अगर यूनियन ऑफ स्टेट की, तो ये क्या सिग्निफाई करता है, ये बी.आर. अम्बेडकर के शब्दों में ही सुन लीजिए कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का अर्थ यहाँ पे दो चीज़ है। पहला तो ये कि इंडिया कोई फेडरेशन नहीं है यूएस की तरह। यूएस में क्या हुआ, 50 स्टेट्स आए और उन्होंने मिलकर एग्रीमेंट की कि अब जो हम लोग देश बनाएंगे ये एक फेडरल कंट्री होगी। लेकिन इंडिया के केस में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इंडिया सबसे पहले एज अ यूनियन बना और उसके बाद पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ किया गया। जैसे विभिन्न तरह के राज्य बनाए गए अकॉर्डिंग टू उस टाइम के सिचुएशन, मांगों के अकॉर्डिंग, फजल अली आयोग के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमारे देश में चीज़ें आगे बढ़ी। और दूसरी सबसे प्रमुख बात आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो स्टेट है उन्हें सिसीड करने का राइट नहीं है। यानी कोई भी भारत का राज्य आकर के ये नहीं कह सकता कि हमें अलग देश का निर्माण करना है, बिकॉज इट विल वायलेट आवर प्रोविजंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अगर बात करें आर्टिकल 2 की, तो आर्टिकल 2 में ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। यानी पार्लियामेंट के पास ये पावर होगी कि किस स्टेट को एडमिट करना है यूनियन में या नहीं। यानी आर्टिकल 2 में दो तरह की पावर दी जाएगी, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, यानी न्यू स्टेट्स के रूप में एडमिट करना की पावर दी जाएगी पार्लियामेंट को। दूसरी बात तो ये कि न्यू स्टेट को स्टेब्लिश करने की भी पावर पार्लियामेंट के पास होगी अंडर आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अगर पार्लियामेंट के पावर की बात करें स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की, पुनर्व्यवस्थित करने की, तो इसके अंदर कौन कौन सी पावर है पार्लियामेंट को। कोई भी न्यू स्टेट के निर्माण से रिलेटेड इंक्रीज कर सकती है एरिया को, डिमिनिश कर सकती है, घटा सकती है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बदल सकती है। कुल मिलाकर शब्दों में अगर हम लोग कहें तो पूरे के पूरे पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ कर सकती है पार्लियामेंट। लेकिन आर्टिकल 3 में जो ये पावर्स दी गई हैं उनमें क्या बताया गया है कि ये जो बिल है वो प्रस्तुत किया जाएगा ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेने के बाद ही इस तरह के बिल को लाया जा सकेगा। और दूसरी बात तो ये कि इस बिल के रिकमेंडेशन से पहले प्रेसिडेंट को इस मैटर को रेफर करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर के पास, और इससे रिलेटेड कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी एक निश्चित समय के अंतराल इस चीज़ों पर बात की जाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर से सहमति ली जाएगी। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज़ से प्रेसिडेंट या फिर पार्लियामेंट बाउंड नहीं होगी, वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर सकती है। फर्दर इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक अ फ्रेश रेफरेंस, दोबारा भी रेफरेंस नहीं ली जाएगी। यानी इससे ये बात स्पष्ट होती है कि हमारे संविधान ने पार्लियामेंट को ये पावर दी है कि न्यू स्टेट को वो फॉर्म कर सकती है, अल्टर कर सकती है एरिया को, बाउंड्री को या फिर नेम को बिना स्टेट्स की मंजूरी के। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, विदाउट देयर कॉन्सेंट, बिना स्टेट्स की सहमति के भी इंडिया के पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। अगर संविधान के अनुच्छेद 4 की भी बात करें तो ये भी स्पष्ट कहता है, लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। यानी अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 4 की, अनुच्छेद 2 की या अनुच्छेद 3 की, किसी भी तरह से अगर हम लोग बात करें तो इस तरह के बिल को अमेंडमेंट बिल नहीं माना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिए कि अगर कोई भी स्टेट के बाउंड्री को अल्टर किया जाता है या नाम को बदला जाता है या इस प्रकार का कोई बदलाव किया जाता है तो वो अंडर आर्टिकल 368 में कंसिडर नहीं किया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि बिना संविधान में कोई संशोधन किए, विदाउट एनी अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन चीज़ों को एडमिसिबल किया जा सकता है। और इसका अर्थ यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के तहत, ध्यान रखिए, ना ही कोई स्पेशल मेजोरिटी की बात की जा रही है, ना ही स्टेट्स के कॉन्सेंट की बात की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के तहत ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से इस कार्य को संभव बनाया जा सकता है। किन किन आर्टिकल्स के अंदर, आर्टिकल 2, 3 और 4 के अंदर क्या बात की गई है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट की, नए स्टेट के फॉर्मेशन की, एरिया को बदलने की किसी भी स्टेट की, या फिर अगर किसी स्टेट का नाम बदलना है तो उसकी पावर भी पार्लियामेंट को दी गई है बिना संविधान में कोई संशोधन किए, अंडर सिंपल मेजोरिटी।
सो आई होप अब ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कराने में सक्षम हुआ। एन अमेंडमेंट हैज़ टू बी मूव्ड इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368, बिल्कुल गलत बात है। किसी प्रकार के संविधान में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन पार्लियामेंट के पास ये पावर होगी कि वो पॉलिटिकल मैप को रिड्रॉ कर सके बिना स्टेट की कॉन्सेंट के। कोई रेटिफिकेशन की बात नहीं की जाती है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के तहत दोनों हाउसेज के ये कार्य संभव किया जा सकता है। न्यू स्टेट को क्रिएट किया जा सकता है और बाउंड्रीज को भी बदला जा सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल गलत है और थर्ड यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 74th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पंचायती राज सिस्टम आर करेक्ट। यानी पंचायती राज प्रावधान से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ऑल सीट्स इन अ पंचायत आर फिल्ड बाय पर्सन्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। यानी पंचायत के जो सीट्स होंगे सारे के सारे सीट्स को फिल किया जाएगा डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। द ग्राम सभा कंजिस्ट ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द विलेज इलेक्टोरल रोल। यानी ग्राम सभा में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो कि विलेज के इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड हैं। द चेयरपर्सन ऑफ अ पंचायत इज इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ अ लॉ पास्ड बाय ईच स्टेट। प्रत्येक स्टेट के द्वारा जो लॉ पास की गई है उसके अकॉर्डिंग पंचायत के चेयरपर्सन को इलेक्ट किया जाएगा। ऑल स्टेट इन इंडिया हैव अ 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायत। यानी पंचायत में जो 3 टियर सिस्टम की बात की गई थी उन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया भारत के सभी राज्यों में पंचायती राज को लेके। आपको बताना है कि कौन कौन सी बातें यहाँ पे सही हैं, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करना है। पंचायती राज के टॉपिक पर डिटेल से बात करने से पहले CDS 2017 का क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया था। आर्टिकल 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछा गया था कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे सही है। इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टेट टू एस्टेब्लिश अ 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यानी ये मैंडेटरी करता है, अनिवार्य करता है कि हर स्टेट को 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। दूसरा पूछा गया है रिप्रेजेंटेशन शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। यानी 5 सालों के लिए डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलेगी। तीसरा कहा गया देयर शुड बी मैंडेटरी रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ ऑल सीट इन ऑल पंचायत ऑफ एट ऑल लेवल्स फॉर वुमेन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं फर्स्ट वाला बिल्कुल गलत है। ऐसा मैंडेटरी प्रोविजन नहीं किया गया, रिकमेंड किया गया था 3 टियर सिस्टम में। बट बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें मणिपुर की, मिजोरम की, नागालैंड की, तो कुछ स्टेट्स में इवन दिल्ली में 3 टियर सिस्टम का प्रोविजन नहीं है। 2 टियर सिस्टम भी बहुत स्टेट्स के अंदर भी चल रहा है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गए। तो फर्स्ट तो यहाँ पे गलत है, सेकेंड और थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही है। 5 साल के लिए डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी। अभी हम लोग आर्टिकल्स के तहत भी देखेंगे। और ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि हमारे 1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होंगी पंचायत्स में। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं लक्ष्मीकांत बुक में, जब पंचायती राज में 3 टियर सिस्टम की बात की जाती है तो ये जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है 3 टियर सिस्टम में हर स्टेट में। यानी विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यानी ये एक्ट जो है वो यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करता है। बट एक ऐसा स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा नहीं है वो इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायती सिस्टम को एडॉप्ट करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। वो कर भी सकते हैं, नहीं भी। किनकी बात की जा रही? 20 लाख से कम पॉपुलेशन वाले की। इससे यह साबित हुआ कि हर स्टेट के लिए कंपलसरी नहीं होगा कि वो 3 टियर सिस्टम को ही अडॉप्ट करें। यहाँ पे सेरियन फीचर्स के तहत आप ग्राम सभा भी देख सकते हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम के फाउंडेशन के रूप में ग्राम सभा के प्रोविजन की बात की गई है। ये एक ऐसी बॉडी होगी जो उन लोगों को कंजिस्ट करेगी जो रजिस्टर हैं एज एन इलेक्टोरल रोल ऑफ अ विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। ओके, और ये जो विलेज असेंबली होगी वो कंजिस्ट करेगी ऑल द रजिस्टर्ड वोटर इन द एरिया ऑफ अ पंचायत। किसी पंचायत के सारे ही रजिस्टर्ड वोटर को एज अ होल ग्राम सभा कहा जाएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो पंचायती राज से पूछा जाता है कि ग्राम सभा किस आर्टिकल के तहत रखा गया है, तो आर्टिकल 243A के तहत। ये भी ध्यान रखिए ओके कि ग्राम सभा का प्रोविजन आर्टिकल 243A में है और डेफिनेशन की अगर बात करें तो वो आर्टिकल 243 में देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करें और आर्टिकल्स की, तो पंचायत के इलेक्शन की आप देख सकते हैं 243K होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लिस्ट भी देख सकते हैं सभी स्टेट की कि किन स्टेट ने किस तरह का प्रोविज़न है, कितने टियर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कुछ स्टेट ऐसे हैं, जैसे गोवा हमारे पास दिख रहा है कि गोवा में केवल 2 टियर आपको देखने को मिलेगा, विलेज पंचायत और डायरेक्ट जिला पंचायत। यानी तालुका लेवल पे, जो मिडिल लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे कोई बात नहीं की जाएगी। इसी तरह से आप मणिपुर में भी देख सकते हैं केवल 2 टियर है। तो जो हमें स्टेटमेंट में पूछा गया था 4th स्टेटमेंट में कि सभी स्टेट में 3 टियर की प्रोविज़न होगी, वो बात गलत है, यहाँ से स्पष्ट होता है।
जैसा कि मैं आपको अक्सर बताता हूँ, इस तरह की चीज़ों के लिए बेयर कॉन्स्टिट्यूशन जरूर रेफर करना चाहिए। पार्ट 9 पंचायत के तहत आप देख सकते हैं आर्टिकल 243 में डेफिनेशन की बात की गई है पंचायत की। तो यहाँ पे बताया गया है किस तरह की डेफिनेशन चलेगी। उसी के अंदर जो क्लोज बी है उसमें आप पढ़ सकते हैं, ग्राम सभा मीन्स अ बॉडी कंजिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल रिलेटिंग टू अ विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया एड ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल। यानी ग्राम सभा का मतलब है उन लोगों की बॉडी से उन लोगों को बॉडी को कंजिस्ट करेगा जो कि इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड है। यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट बिल्कुल सही है, ऑल सीट्स इन अ पंचायत आर फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन की बात की जाती है। ग्राम सभा कंजिस्ट करेगा उन लोगों को जो कि रजिस्टर किए जाएंगे विलेज इलेक्टोरल रोल में, ये हमने देखा आर्टिकल 243 के क्लॉज बी में। उसके बाद अगर आप देखें चेयरपर्सन जो पंचायत का होगा वो इलेक्ट किया जाएगा, लॉ पास्ड बाई ईच स्टेट, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सारे स्टेट में 3 टियर की प्रोविजन नहीं है, तो फोर्थ यहाँ पे गलत है। अगर आप फोर्थ को ही एलिमिनेट करते हैं तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में पूछा गया। कुछ लोग इनसे कंफ्यूज होते हैं म्यूनसिपैलिटी से। अब मेयर का इलेक्शन समहाउ आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट है, लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में अगर आप देखें तो डायरेक्ट इलेक्शन की बात की जाती है। अगर आप इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल के तहत देखना चाहते हैं तो आर्टिकल 243C का क्लोज 2 आप देख सकते हैं, ऑल द सीट्स इन अ पंचायत सेल बी फिल्ड बाय द पर्सन चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यानी पंचायत एरिया के टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से पंचायत के सभी सीटों को डायरेक्ट इलेक्शन के तहत फिल किया जाएगा। कहीं भी इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात नहीं की जा रही है। वर्ड भी आप देख सकते हैं, ऑल की बात की गई है। हमने देख लिया 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, काफ़ी लेंदी हो जाएगा अदरवाइज ये वीडियो। और भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी से, इसी तरह की डिटेल्ड एनालिसिस में बाकी के सवालों में भी करवा रहा हूँ और आगे भी करवाऊँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।